नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग अवांछित बालों पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। बालों का परिचय। बाल मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बाल सभी को प्यारे होते हैं, चाहे महिला हो अथवा पुरुष, दोनों को ही बाल अच्छे लगते हैं। कोई भी इंसान हो वो चाहता है हमारे अच्छे मोटे काले घने बाल हो। तो बाल मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाते हैं। बाल न केवल मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं बल्कि कई प्रकार से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ ये हमारे सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। सुंदरता कौन कौन से बाल बढ़ाते हैं, जैसे सिर, आईब्रोज और पलकों के बाल। इसी प्रकार हाथ पैर के बाल भी होते हैं जो हमको सर्दी, गर्मी, धूप, पानी तथा गंदगी आदि से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। परंतु कई बार यही बाल जब बहुत अधिक हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, तो वो हमारी खूबसूरती को खराब कर देते हैं। जैसे अपर लिप, चिन, हाथ, पैर आदि के बाल, जिन्हें कोई भी इंसान नहीं चाहता, खासतौर पे महिला, कि हाथ पैर, चिन या अपर लिप पे हमारे बाल हो, और अगर वो मोटे हैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब हम जानेंगे बालों का विकास चक्र। बालों का विकास चक्र या ग्रोथ साइकिल क्या है? बाल एक स्वस्थ मनुष्य के हिसाब से सामान्य, और अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके बालों का एक अच्छा विकास चक्र होता है। सामान्य और स्वस्थ बाल एक तरीके के विकास चक्र से होकर गुजरते हैं। इस चक्र में पुराने बाल होते हैं वो गिर जाते हैं, पुराने बाल अपने आप झड़ जाते हैं और उनकी जगह पर पुनः नए बाल उग जाते हैं। परंतु ये बालों का झड़ना और उगना पूरी तरह से हमारे शरीर की रक्तवाहिनियों पर निर्भर करता है, क्योंकि बाल उन्हीं से पोषण लेता है। इसीलिए यदि हमारा शरीर अस्वस्थ होगा तो हमारे बाल भी अस्वस्थ होंगे। बालों के मुख्य 4 विकास चक्र होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला एनाजिन, दूसरा कैटाजिन, और तीसरा टेलोजिन, और लास्ट चौथा एक्सोजिन। एनाजिन बालों का ग्रोइंग फेज होता है। इसमें बाल खूब बढ़ते हैं, मतलब जितना उनकी लंबाई बढ़नी होती है वो एनाजिन फेज पे बढ़ती है। इनका जो टाइम होता है, इनका जो समय चक्र होता है, वो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इसी में बालों को जितना लंबा होना होता है वो हो जाते हैं। दूसरा है कैटाजिन। कैटाजिन में जो बालों का समय चक्र होता है वो केवल 10 दिन का होता है। 10 दिन के बाद बाल अपने जड़ को की जो कोट होता है उसको छोटा कर लेते हैं और पैपिला से स्वयं को अलग कर देते हैं, अर्थात 10 दिनों के पश्चात वो बाल झड़ जाते हैं। तीसरा है टेलोजिन। टेलोजिन जो बालों का विकास चक्र है उसमें बाल रेस्ट फेज में होते हैं, मतलब उसमें बाल काफी समय तक आपके सिर में रहते हैं। परंतु इन बालों का जो प्रतिशत होता है वो हर मनुष्य में 10 से 15% तक ही होता है, उससे अधिक नहीं रहता। इसमें बाल सबसे अधिक समय तक सिर पर या स्कैल्प पर रहते हैं। लास्ट है एक्सोजिन। एक्सोजिन
भी रेस्ट फेज का ही समय चक्र है। इसमें बाल जो टेलोजन के समय जो बाल झड़ जाते हैं, जब टेलोजन होता है, टेलोजन का जब समय समाप्त हो जाता है, उसमें जब बाल झड़ जाते हैं तो उसकी जगह पर पुनः नए बाल आ जाते हैं। इस प्रकार आपने बालों का विकास चक्र के बारे में जाना। अब हम बालों के भाग के बारे में जानते हैं। बालों के मुख्य दो भाग होते हैं, पहला हेयर शेफ्ट और दूसरा हेयर रूट। हेयर शेफ्ट वो बालों का पार्ट होता है, भाग होता है, जिसे हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं। जिन्हें हम बाल जानते हैं वो एक्चुअल में हेयर शेफ्ट। और हेयर रूट, रूट से स्पष्ट है जड़, जड़ कभी भी किसी की नहीं दिखाई देती नॉर्मली। तो हेयर रूट का जो पार्ट होता है या हेयर रूट जो होता है वो स्किन के नीचे होता है। इसको आप जो सामने आपके पिक्चर है उसमें आसानी से देख सकते हैं कि जो हेयर शेफ्ट है, देखिए वो ऊपर का भाग है स्किन का, और हेयर रूट जो है वो नीचे का पार्ट, जिसमें हेयर कैपिला, हेयर बल्ब, एरेक्टर पाइल मसल, ये सब पाए जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड साथ में। हेयर शेफ्ट स्किन के ऊपर दिखने वाला बाल होता है, जबकि हेयर रूट स्किन के अंदर डर्मिस लेयर। हेयर रूट को स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है वो टाइटली पकड़ी रहती है, उसी में हमारे हेयर की जड़ होती है। हेयर को जो पोषण मिलता है, मतलब उसको जो पोषक तत्व मिलते हैं वो पैपिला द्वारा मिलता है। पैपिला हेयर को रक्त वाहिकाओं से पोषक तत्व लेकर बालों को पोषण प्रदान करता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे बाल प्रति माह कितने बढ़ते हैं। हमारे बाल प्रति माह 1.5 इंच बढ़ते हैं। इस प्रकार से एक वर्ष यानी कि 12 महीनों में बाल 6 इंच बढ़ते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बाल अधिक बढ़ते हैं, और इसी प्रकार ठंड की अपेक्षा गर्मियों में बाल अधिक बढ़ते हैं। बालों की जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है वो सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होती है। यदि प्रतिदिन हमारे बाल 100 से 120 झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो एक आम बात है, परंतु यदि ये संख्या अधिक होती है तो हमें तुरंत ही किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। परंतु बालों का बढ़ना गिरना उस इंसान के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। हमारा स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, हमारे बाल भी उतने ही स्वस्थ होंगे। अब अवांछित बालों को हटाने का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अवांछित बालों को हटाना जरूरी होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आईब्रो को हम सही शेप नहीं दें तो हमारा चेहरा खराब लगता है, और यदि हम आईब्रो को सही शेप दे दें तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग ही निखर के आता है, तथा साथ साथ खूबसूरती भी बढ़ जाती है और उस व्यक्ति में अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। इस प्रकार स्वच्छता एवं सुंदरता दोनों ही दृष्टि से अवांछित बालों को हटाया जाना महत्वपूर्ण होता है। अवांछित बालों को हटाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? अनचाहे बालों को, अवांछित बालों को हम अनचाहे बाल भी बोल सकते हैं, अनवांटेड हेयर भी बोल सकते हैं। अनचाहे बालों को हम 2 प्रकार से हटा सकते हैं। उसका एक मेथड होता है एपिलेशन और दूसरा होता है
डेपिलेशन। एपिलेशन में बालों के दोनों भाग, हेयर शेफ्ट एवं रूट दोनों ही रिमूव होते हैं। मतलब बालों का वो भाग जिन्हें हम आंखों के द्वारा देखते हैं और वो भाग जो स्किन के अंदर होता है, दोनों ही रिमूव होता है। जबकि डेपिलेशन में बालों का हेयर शेफ्ट वाला भाग ही रिमूव होता है। अर्थात डेपिलेशन में हम जिस बाल के पार्ट को अपनी आंखों द्वारा देखते हैं वही रिमूव होता है। अवांछित बालों को हटाने की विधि को हम इस चार्ट द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब आप इस चार्ट को देखिए। अनवांटेड हेयर को रिमूव करने की मुख्य दो विधियां होती हैं, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में बताया, एपिलेशन और डेपिलेशन। अब हम आते हैं पहले एपिलेशन। एपिलेशन याद रखिएगा वही प्रक्रिया है जिसमें हेयर शेफ्ट और रूट दोनों रिमूव हो रहा है, परंतु स्थायी और अस्थायी रूप से। मतलब उसमें बालों का शेफ्ट और रूट तो दोनों रिमूव होगा, परंतु उसमें एक विधियां ऐसी हैं जिसमें वो परमानेंट रूप से रिमूव हो जाएंगे और कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें वो टेम्परेरी या अस्थायी रूप से रिमूव होंगे। पहले हम स्थायी विधियों के बारे में जानेंगे। पहली स्थायी विधि के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इस विधि में इलेक्ट्रिक के द्वारा हेयर रूट को डैमेज किया जाता है। एक्चुअली ये जो मशीन होती है ये इलेक्ट्रिक से ही चलती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इसमें एक पतली सी छोटी निडल होती है, सुई होती है। इस सुई को रूट के अंदर प्रवेश कराया जाता है और इस सुई के माध्यम से ही इलेक्ट्रिक के द्वारा हेयर रूट को नष्ट किया जाता है। इसकी कई सेटिंग्स होती हैं। धीरे धीरे कई सेटिंग्स के बाद बालों की जड़ पूर्णतः नष्ट हो जाती है। अब हम स्थायी मेथड के दूसरे विधि थर्मोलिसिस के बारे में जानते हैं। थर्मोलिसिस, इस विधि में भी हेयर को रूट से डैमेज किया जाता है। एक पतली सुई के द्वारा ऊष्मा, हीट को हेयर रूट में प्रवेश कराया जाता है, जो अपने ताप के द्वारा रूट को नष्ट कर देती है। परंतु ये विधि बहुत कष्टदायी होती है और तथा साथ ही साथ बहुत ज्यादा समय भी लेती है। इस विधि में आपका समय भी बहुत बर्बाद होता है और बहुत पेन होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस और थर्मोलिसिस विधियों का आजकल चलन कम हो गया है। आजकल के आधुनिक युग में सबसे ज्यादा जो परमानेंट हेयर रिमूव करती है वो मशीन लेजर है। अब हम आपको लेजर के बारे में बताएंगे। लेजर सबसे आधुनिक यंत्र है। हमने पहले भी आपको बताया कि ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा कम समय में और सबसे कम पेनफुल होती है। इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इसमें भी लेजर लाइट के द्वारा हेयर रूट को डैमेज किया जाता है। इस यंत्र में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के नॉब के द्वारा लेजर लाइट को हेयर रूट में प्रवेश कराया जाता है। ये नॉब, जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो नॉब हमारे स्किन से बहुत अच्छे से पास होना चाहिए, बहुत टाइटली होना चाहिए और थोड़ा सा पुश किया जाता है। इस विधि में हेयर रूट को लेजर लाइट के द्वारा डैमेज किया जाता है। समय अंतराल पर क्लाइंट को बुलाते हैं और उसको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। धीरे धीरे लेजर लाइट के द्वारा बालों का टेक्सचर इतना फाइन हो जाता है कि बाल रोई में बदल जाते हैं। ये ट्रीटमेंट सबसे आधुनिक एवं सबसे महंगा होने के साथ साथ प्रभावशाली भी है। इसीलिए आजकल के समय में
इसकी डिमांड सबसे अधिक है। अब हेयर रिमूविंग के दूसरे मेथड डेपिलेशन के अंतर्गत एपिलेशन के अंतर्गत हमने परमानेंट कैसे बालों को रिमूव करेंगे ये जाना। अब अस्थायी या टेम्परेरी रूप से हम बालों को कैसे रिमूव करेंगे ये जानेंगे। इसमें भी बालों का शेफ्ट और रूट दोनों रिमूव होगा, परंतु अस्थायी रूप से। इसमें सबसे पहले जो विधि है वो है वैक्सिंग। वैक्सिंग ये एपिलेशन की अस्थायी विधि के अंतर्गत आती है। इसमें हेयर रूट और शेफ्ट दोनों ही रिमूव होते हैं, परंतु अस्थायी रूप से। इसमें बालों के ऊपर चीनी, ग्लिसरीन एवं नींबू के बने मिश्रण को लगाया जाता है और लगाने के बाद कपड़े या डिस्पोजेबल स्ट्रिप के द्वारा उसे हटाया जाता है। उस स्ट्रिप को हटाते ही वहां से बाल हट जाते हैं और स्किन क्लीन हो जाती है। वैक्सिंग हाथ, पैर, पीठ आदि सभी छोटे बड़े हिस्सों पर की जाती है। ये एक बहुत नेचुरल मेथड होता है। इसके बाद हमारा दूसरा मेथड है प्यूमिक स्टोन। ये एक प्रकार का स्टोन है जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये ग्रे कलर का एक पत्थर होता है, स्टोन होता है, जिसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनके द्वारा बालों को हटाया जाता है। इन छिद्र में बाल या रोए फंस जाते हैं और जब हम इनको स्क्रब करते हैं तो वो बाल वहां से हट जाते हैं। इस प्रकार प्यूमिक स्टोन भी एपिलेशन के अस्थायी विधि के अंतर्गत ही आता है। एपिलेशन के अस्थायी मेथड में तीसरा मेथड है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग को सभी लोग जानते हैं, परंतु ज्यादातर लोग आईब्रो शेपिंग को ही थ्रेडिंग समझते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। थ्रेडिंग का मतलब होता है थ्रेड द्वारा हम जहां के भी बाल निकालें, वो बाल अपर लिप के भी हो सकते हैं और चिन के भी हो सकते हैं। थ्रेडिंग भी एपिलेशन के अस्थायी विधि के अंतर्गत आती है। इस विधि में धागे के द्वारा बालों को हटाया जाता है। ये विधि आईब्रोज, अपर लिप, चिन, हाथ, पैर पे भी कर देते हैं, की जा सकती है। इसमें जो धागे का हम नंबर लेते हैं वो नंबर 40 होता है। 40 नंबर धागे से थ्रेडिंग की जाती है, परंतु आजकल एक थ्रेडिंग मशीन भी आ गई है जो छोटी सी बहुत हैंडी मशीन होती है, जिसके द्वारा हम आसानी से हेयर रिमूविंग कर सकते हैं। अब हेयर रिमूविंग मेथड के दूसरा जो मेथड था डेपिलेशन, हम उसके विषय में बात करेंगे। डेपिलेशन में हमने पहले ही क्लियर किया कि बालों का सिर्फ शेफ्ट वाला भाग ही रिमूव होता है, रूट वाला भाग रिमूव नहीं होता है। इसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो है डेपिलेटरी क्रीम का। डेपिलेटरी क्रीम को हम हेयर रिमूविंग क्रीम के नाम से भी जानते हैं। हेयर रिमूविंग क्रीम बहुत सारे ब्रांड्स में आती है, जैसे वीट, फैम, जेंट्स में नैट्स इत्यादि। पहले हेयर रिमूविंग क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ महिलाओं द्वारा होता था, परंतु आज उसको पुरुष भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक केमिकल बेस्ड क्रीम होती है जिसके द्वारा बालों को रिमूव किया जाता है। केमिकल बेस्ड क्रीम होने की वजह से या केमिकल बेस्ड क्रीम होने के कारण इसका पैच टेस्ट अति आवश्यक होता है। पैच टेस्ट कोई भी केमिकल जब हम अपने शरीर पर या क्लाइंट के शरीर पर ट्रीटमेंट देने से पहले हमें उस चीज का पैच टेस्ट आवश्यक है। पैच टेस्ट हमेशा एल्बो के फ्रंट पार्ट या कान के पीछे
लगा के करते हैं। डेपिलेटरी क्रीम को भी हम एल्बो के फ्रंट पार्ट या कान के पीछे लगाएंगे और निर्माता के द्वारा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उतने टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद उसे वहां से क्लीन करके हम 48 घंटे तक इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे हमने पैच टेस्ट किया है वहां पे किसी भी प्रकार की ईचिंग, स्वेलिंग या रेडनेस आदि तो नहीं है। यदि रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग आदि है तो हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर रेडनेस, स्वेलिंग आदि नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए डेपिलेटरी क्रीम से पहले, डेपिलेटरी क्रीम अगर हम यूज करा रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके पहले पैच टेस्ट आवश्यक होता है। डेपिलेशन के दूसरे मेथड में जो नाम है वो है शेविंग। शेविंग को हम सब जानते हैं, हमारे घर में पापा, भाई आदि शेविंग का डेली करते हैं। ये विधि भी डेपिलेशन के अंतर्गत आती है। इसमें हेयर शेफ्ट ही रिमूव होता है। शेविंग में बालों को रेजर के द्वारा हटाया जाता है। इसमें शेविंग फोम या शेविंग क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रेजर के द्वारा बालों को हटाते हैं। ध्यान रहे, इसमें भी हेयर शेफ्ट ही रिमूव होता है। हेयर रिमूविंग पढ़ाते समय हमने आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, जैसे कि डेपिलेटरी क्रीम। ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें उत्पादन ज्ञान आता है। उत्पादन ज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को प्रयोग किए जाने वाले सभी उत्पादनों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि कौन सा वैक्स किस क्लाइंट पे लगाएं और किस क्लाइंट पे नहीं, क्योंकि समय, मौसम और स्किन के अनुसार ही हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या चयन करना चाहिए। इस ज्ञान के द्वारा ही कौन सा उत्पादन किस ग्राहक पर और किस मात्रा में प्रयोग करना है, इसकी जानकारी रहती है। जिस प्रकार हमने आपको समझाया कि डेपिलेटरी क्रीम का प्रयोग करने से पहले हमें उसका पैच टेस्ट करना अति आवश्यक है, उसी प्रकार वैक्स आदि में भी होता है। वैक्स वगैरह का भी मौसम के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है, और फेस आदि पर भी प्रयोग करने से पहले हमें उस वैक्स के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। सारांश, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में बालों को रिमूव करने की सभी विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये बाल हमारी सुंदरता को खराब करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए किस व्यक्ति पर किस विधि का प्रयोग किया जाए, इसकी जानकारी होना आवश्यक होता है। यदि किसी भी व्यक्ति की स्किन अगर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो हमें वहां पे डेपिलेटरी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी की स्किन बहुत ही ज्यादा फाइन है तो वहां पे वैक्स करते समय हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। संदर्भ, आज हमने आपको जो भी प्रशिक्षण प्रदान किया वो पुस्तक कॉस्मेटोलॉजी और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अंतर्गत रहा। कॉस्मेटोलॉजी के जो लेखक हैं वो मैरी हीली है, जबकि बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की सुमन मलिक और प्रतिभा कौशिक है। आज मैंने आपको अवांछित बालों पर
प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा।